So hello guys, welcome back to the video and welcome back to GK स्पेशल क्लास। ठीक है, तो ये GK स्पेशल सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास है। और GK स्पेशल क्लास में क्या होता है, अपन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपकी पहले वाली शिफ्ट्स में आए हैं जो टॉपिक्स और जिनसे क्वेश्चन बने हैं, तो ये जितने भी टॉपिक्स अपन करते हैं इनसे तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है वो इजीली टैकल हो जाता है। और इन्हीं टॉपिक्स के बीच में तुमको वो सारे क्वेश्चन भी ऐड होते हैं जो शिफ्ट्स में आए हैं। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड में ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहीं पे तुमको सारा अपडेट मिलेगा, प्लस जीके स्पेशल क्लास का पीडीएफ भी तुमको यहीं मिलेगा। दूसरा, ये टेलीग्राम चैनल तुम्हारे आने वाले एग्ज़ाम जैसे एमटीएस और सीएचएसएल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट आर जीके स्पेशल क्लास। फर्स्ट टॉपिक अपना खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? इम्पॉर्टेंट है, बिहार में। कहाँ पे हेल्ड हुआ था? बिहार में हेल्ड हुआ था एंड न्यू दिल्ली। डेट कब से कब तक हुआ था? 4 मई से लेके 15 मई तक हुआ था। फर्स्ट टाइम होस्टेड इन बिहार, जिसमें टोटल 28 स्पोर्ट्स थे और एक डेमो ई स्पोर्ट्स था। क्या था? एक डेमो ई स्पोर्ट्स था तुम्हारा। विनर कौन था? विनर ध्यान रखना है, महाराष्ट्र था। टोटल मेडल्स कितने जीते थे? 158 मेडल, जिसमें से 58 मेडल्स कौन से थे? गोल्ड। ठीक है। मैस्कट, मैस्कॉट ध्यान रखना तुमको क्या था? चेतक था। इंपॉर्टेंट है ये, मैस्कॉट ध्यान रखना। सेकेंड प्लेस पे कौन रहा था? फर्स्ट प्लेस पे महाराष्ट्र, सेकेंड पे हरियाणा और थर्ड पे अपना राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट एडिशन इसका 2026 में है, इसको भी ध्यान में रख लेना। दूसरा, महाराष्ट्र अचीव द हैट्रिक 2023 में भी, 24 में भी और 25 में भी। तीनों साल ही कंटिन्यू महाराष्ट्र विनर है, तो इसका टोटल हैट्रिक क्रिएट हो रहा है। जो होस्ट है अपना बिहार। ठीक है, बिहार की कितने मेडल है? बिहार की 36 मेडल है। कितने मेडल है? 36 मेडल। क्लियर है गाइस? तो ये सारा था तुम्हारा खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसके सारे की पॉइंट्स तुमको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, पैरा एथलीट्स के लिए होता है ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ये रहा इसका पिक्चर। ठीक है, हेल्ड कब हुआ था? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? JLN स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम और करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ था। डेट ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च से लेके तुम्हारा 27 मार्च तक हुआ था। कब से कब तक? 20 मार्च से लेके 27 मार्च तक। इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर पैरा एथलीट्स। ठीक है, जो पैरा एथलीट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उनको अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए और एक बेटर कॉम्पिटिशन फाइट करने के लिए। विनर कौन था? यहाँ पे विनर था अपना हरियाणा। कितने मेडल्स? 34 गोल्ड मेडल्स के साथ। मैस्कट क्या था? उज्ज्वला था, होप एंड इंक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैस्कॉट ध्यान में रख लेना। प्लेस अगर मैं बात करूँ, प्लेस सेकंड प्लेस। ठीक है, विनर हरियाणा था। सेकंड प्लेस पे तुम्हारा तमिलनाडु विद 28 गोल्ड मेडल्स और थर्ड प्लेस पे था तुम्हारा उत्तर प्रदेश यूपी। ठीक है, जिसके कितने गोल्ड मेडल्स थे? 23 गोल्ड मेडल्स। नेक्स्ट एडिशन तुम्हारा ध्यान रखना कब है? 2026 में है। और कितने स्पोर्ट्स थे? 6 स्पोर्ट्स इंक्लूड करे गए थे। हरियाणा ने ओवरऑल देखे तो 104 मेडल जीते थे। ठीक है, और 18 नेशनल रिकॉर्ड ब्रोक हुए थे इस पूरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। कितने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे? 18 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे। तो मेजर की पॉइंट तुमको ध्यान रखना है, कहाँ पे हुआ था, किस डेट के बीच में हुआ था। मैस्कॉट ध्यान रखना है, फर्स्ट जो विनर रहा उसका ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, और क्या मेन थीम था इसका। नेक्स्ट, तो ओवरऑल यही था तुम्हारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 6 चार्ट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही है। ठीक है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1995 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1995 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। करंटली कितनी कंट्रीज़ है तुम्हारे? 164 कंट्रीज़ हैं। क्लियर है? किससे डील करता है ये? ट्रेड बिटवीन नेशन। ठीक है, जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसको सबको मैनेज करता है तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? और जो भी डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन जो कंट्रीज़ के बीच में, जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, तो उनको मैनेज करने का काम भी किसका होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अभी तुम्हारा टैरिफ चल रहा है। ठीक है, जो ट्रम्प भाई है अपने वो टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो वो उनको भी कंट्रोल करने के लिए तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, फैसिलेट
ट्रेड नेगोशिएशंस और किसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। देखो ट्रेड बैरियर्स किसी भी कंट्री पे लगा रहेगा तो वहाँ पे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सपोज़ किसी कंट्री में जो ट्रेड बैरियर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उस कंट्री में नहीं आएगा, ठीक है। फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट ही नहीं करेगी, जो तुम्हारी एमएनसीज होती है वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेगी अगर तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा हैं। क्लियर है? तो ट्रेड बैरियर्स का रिमूव करना आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जो किस आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 352 में दे रखी है। बात करते हैं आर्टिकल 352 प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी इंक्लूड होती है। किस केस में प्रोक्लेम होगी तुम्हारे नेशनल इमरजेंसी, वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल अग्रेशन के टाइम पे और आर्म रेबिलियन। क्या है? आर्म रेबिलियन, इसका ध्यान में रखना है। ओरिजिनली अलाउड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर बेस्ड ऑन द कैबिनेट रिकमेंडेशन, ठीक है। तो किसके रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट कर सकता है? कैबिनेट के रिकमेंडेशन में। क्लियर है गाइस? कितना ड्यूरेशन होता है? 6 महीने का होता है, और अगर आगे एक्सटेंड करना होता है तो पार्लियामेंट इजीली इसको एक्सटेंड कर सकता है। लोकसभा टर्म कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, लोकसभा का टर्म भी इजीली एक्सटेंड हो सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो तुम्हारी फंडामेंटल राइट है, जो तुम्हारी आर्टिकल 19 में दे रखी होती है, वो टोटली क्या हो जाती है? सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कब कब लगी है तुम्हारा इमरजेंसी। फर्स्ट कब लगा है? 1962 चाइना वॉर, सेकंड 1971 पाकिस्तान वॉर, और 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जिसको, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे था। 44 अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड मिस यूज़ ऑफ दिस पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि जो, अगर जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, ठीक है, फिर बाद में अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट, उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, बट बेस्ड ऑन द कैबिनेट रिकमेंडेशन। अगर कैबिनेट परमिशन नहीं देता है, मतलब कैबिनेट का रिकमेंडेशन नहीं होता है या फिर कैबिनेट अग्री नहीं होता है, तो प्रेसिडेंट तुम्हारा इमरजेंसी नहीं लगा सकता। क्लियर है गाइस? सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे अपने। नेक्स्ट पे तुम्हारा आया पैसा, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। चलो, ये किस आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 280 में दे रखा है, ध्यान रखना। प्रोवाइड फॉर फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, ठीक है। और कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। कितने साल के लिए होता है टेन्योर? 5 साल के लिए होता है, ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। क्या करता है आपका फाइनेंस कमीशन? टैक्स रेगुलेट करता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो तुम्हारा रेगुलेट करता है। दूसरा, टैक्स से रिलेटेड जो भी है, जैसे जीएसटी से रिलेटेड और टैक्स से, ठीक है, जीएसटी रिलेटेड और टैक्स रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है वो अपन ने 3rd या 4th जीके स्पेशल क्लास में कर रखा है, तो वो रिवाइज नहीं कर रखा तो वहाँ से तुम रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव स्टेट फाइनेंसेस, ठीक है। और ध्यान रखना है, टोटल मेंबर्स 5 होते हैं, एक तो चेयरमैन होता है और बाकी के 4 एडिशनल मेंबर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स आर एक्सपर्ट इन फाइनेंस, इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 280, जो जिसमें अपना क्या है? फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना साइंस का एक टॉपिक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। चलो इधर ध्यान दो। किसने प्रपोज करा था बोहर एटॉमिक मॉडल? नील बोहर ने प्रपोज करा था 1913। और ये जो तुम्हारा टॉपिक है केमिस्ट्री से एटॉमिक मॉडल वाला, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे आज की शिफ्ट में भी देखने को मिला था और कल की में भी देखने को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट, जिसको शेल बोलते हैं, ठीक है। और कितने शेल होते हैं? KLMN शेल होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी वाइल इन स्टेबल ऑर्बिट। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ बोर मॉडल असल में क्या था। ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक शेल के अंदर। अब होता क्या है कि भाई, इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन अगर खुद के शेल में है तो वो कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा और सारे दिन ऐसे चक्कर काटता रहेगा और उसकी कोई भी एनर्जी लूज़ नहीं होगी, बिल्कुल भी एनर्जी लूज़ नहीं होगी। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट में चल जाता है, इलेक्ट्रॉन जैसे इस ऑर्बिट से निकल के ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट हो गया, तो अब क्या होगा?
जैसे ही ऊपर वाले ऑर्बिट में शिफ्ट होगा कैसे, पहली बात तो वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, जो हीट एनर्जी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गेन करके वो ऊपर वाले ऑर्बिट में चल जाएगा, जिसको अपन एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। फिर सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, देखिए ये सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये अपनी एनर्जी लूज़ करेगा तो सेकंड शेल से वापस कहाँ पे आ जाएगा? फर्स्ट शेल में आएगा। अब जब ये फर्स्ट शेल में आएगा तो कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है गाइस? यही अपना बोर का मॉडल था। इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते जब वो स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं, बट अगर वो हायर ऑर्बिट में चले गए और हायर ऑर्बिट से जब वो लोअर ऑर्बिट में शिफ्ट होंगे तो यहाँ से कुछ एनर्जी रेडिएट करेंगे। क्लियर है? हीट की फॉर्म में और रेडिएशन की फॉर्म में। और शेल्स उन्होंने क्या दिए थे? KLM एन शेल्स। लिमिटेशन क्या थी? फेल्ड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन के लिए सूटेबल था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम स्टार्टिंग के एलिमेंट्स के लिए, बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट आ गए, बड़े एलिमेंट्स आ गए तो उनके लिए सूटेबल नहीं था। उनके लिए अपना क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया था। क्लियर है गाइस? तो इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। पहाड़, ठीक है, हिमालयाज होंगे, हाँ चलो हिमालयस का पार्ट है। K2 कंचनजंगा, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट पीक है तुम्हारी वर्ल्ड की, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाइट ध्यान रखनी है 8611 मीटर्स। कहाँ लोकेटेड है? कारकोरम रेंज में, ऑन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। कहाँ पे? ऑन पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। निकनेम क्या है? सैवेज माउंटेन है इसका निकनेम। फर्स्ट असेंड मतलब सबसे पहले कौन क्लाइम करा था? 1954 बाय एन इटालियन क्लाइंबर। हैज़ द, ठीक है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट मतलब क्या है? क्लाइम करते वक्त कितनी डेथ होती है। तो यहाँ की फर्टिलिटी रेट सबसे हाईएस्ट है, मतलब यहाँ पे जब 100 लोग क्लाइम करने जा रहे हैं तो उनमें हाईएस्ट लोगों की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मोस्ट लोगों की। चलो नेक्स्ट। पार्ट ऑफ द 8000ers, ठीक है, जो भी पीक 8000 मीटर से ज़्यादा की होती है तो उसको 8000ers बोलते हैं, तो उसी का पार्ट तुम्हारा K2 है। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, इतना ही था। इतना इन्फॉर्मेशन तुमको याद रखनी है। यहाँ सारी मेजर, ठीक है, जिस भी अपन को टॉपिक ले रहे हैं उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ठीक है इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी इस PDF में कवर अप हो जाती है। तो इस PDF को बनाने में अच्छा खासा टाइम, ठीक है, टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में तुम्हारे दो आते हैं, एक तुम्हारा आता है करंट अकाउंट, एक आता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में तुम्हारा आता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस और ट्रांसफ़र पेमेंट। जबकि अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा तुम्हारा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI, FPI, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है, डिपॉजिट्स, बोरोइंग्स, देखिए गवर्नमेंट की जो भी बोरोइंग्स होगी वो सारा तुम्हारा इंक्लूड होता है कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है गाइस? तो इन दोनों को ध्यान में रख लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया फेस सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1991, ठीक है, इससे रिलेटेड अपन ने कल की क्लास में भी डिस्कस करा था, लाइसेंस राज, ठीक है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपन ने कल की क्लास में डिस्कस करी थी, तो वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट, हाई फिजिकल डेफिसिट था और इन्फ्लेशन वर्जन द सिचुएशन। अब देखो हुआ क्या था 1991 में, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम अगर सही डिसीजन नहीं लेते तो बहुत इशू हो जाता, ठीक है। तो उस टाइम अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने LPG इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन, L मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा था। इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एंड ऑफ लाइसेंस राज, ठीक है। अब लाइसेंस राज कल की वीडियो में डिस्कस है तो वहाँ से तुम इसको पढ़ सकते हो। मार्केट शिफ्ट टूवर्ड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो मेजरली क्या करा था, जैसे लिबरलाइजेशन लाया,
ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनका जो मेन एम था वो था तुम्हारा जो तुम्हारे ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम कर देना या फिर बहुत ही रिड्यूस कर देना। इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा कंपनी में, ठीक है, कंट्री में जो फॉरेन कंपनी है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकेगी। क्लियर है गाइस, तो इसको अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा ब्रॉड मनी, नैरो मनी, एम नॉट, ठीक है, M1 ध्यान रखना है। M1 तुम्हारा है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट, ठीक है, M1 में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। M2 में तुम्हारा इंक्लूड होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 में तुम्हारा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट एंड बैंक, और M4 में M3, ये कंप्लीट M3 प्लस तुम्हारा टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, ठीक है, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट तुम्हारा M4 में इंक्लूड होता है। ध्यान रखना M1 तुम्हारा नैरो मनी होता है जबकि M3 तुम्हारा क्या होता है, ब्रॉड मनी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना। M3 मोस्ट कॉमनली यूज फॉर पॉलिसी पर्पस पब्लिश बाय RBI, ठीक है, जो RBI जो भी पॉलिसी पर पब्लिश करता है तो उसमें आपका M3 का यूज़ होता है। क्लियर है गाइस। अब ये सारे किस में यूज़ आते हैं, ये सारे आपको रेगुलेट करने में आते हैं लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। क्लियर है गाइस, और सारे इंपॉर्टेंट है फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल इकोनॉमी, मेजर टोटल इनकम अर्न बाय द नेशन। अब देखो टोटल इनकम नेशन की कैलकुलेट करनी है तो आप अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। मेथड क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट इनकम मेथड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है, GDP है, GNP है, NNP है, NDP है, ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट होते हैं जिनसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं नेशनल इनकम। क्लियर है, चलो। हेल्प कंपेयर द इकोनॉमिक ग्रोथ, अब नेशनल इनकम जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो दो नेशन की तुम इकोनॉमिक ग्रोथ को इजीली कंपेयर कर सकते हो। इंडियाज और पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इंडियाज नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय NSO, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना, और मॉस्पी के अंडर आता है ये, ठीक है। यूज़ फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, लिमिटेशन क्या है, इग्नोर द इनकम इनइक्वलिटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है, जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ है उसमें ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं कैल्पर्स लॉ, कैपलर्स लॉ, ठीक है, इसको ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। कैपलर, ठीक है, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन किसने पब्लिश करा था, जॉनस कैपलर ने पब्लिश करा था। फर्स्ट लॉ तुम्हारा क्या है, प्लैनेट्स मूव इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस, ठीक है, तो प्लैनेट ये रहा, सन ये रहा, ठीक है, और ये प्लैनेट रहे और ये रिवॉल्व कर रहे हैं किसमें, इलेप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। किस में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट। लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम्स, ठीक है, तो जैसे ये सन है और ये अर्थ के ऑर्बिट को जो ज्वाइन कर रही है तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। जैसे ये जो एरिया है ये इक्वल होगा इस एरिया के, तो ये एरिया A1 हो गया, ये एरिया A2 हो गया, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको ध्यान में रखना। थर्ड लॉ तुमको ध्यान रखना है, स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, दो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, टाइम कंप्लीटेड ऑर्बिट, ये ठीक है, जो भी एरिया मेजर एक्सिस का कवर करा है उसके क्यूब के बराबर होता है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फाउंडेशन फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके बेस्ड पे ही, और किस पे बेस्ड है, टाइको ब्राकेस ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इसको ध्यान में रखना ना। मेजर तो क्या एक्सप्लेन करता है, इसको ध्यान में रखना, प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, किससे बेटर, ठीक है, कॉपरनिकस और पुटलोमी ने जो मेजर ध्यान रखना, कॉपरनिकस ने जो प्लैनेटरी मोशंस के जो लॉज दिए थे उससे बेटर आपका कैपलर्स के लॉ एक्सप्लेन करते हैं प्लैनेटरी मोशंस को। क्लियर है गाइस। इंपॉर्टेंट स्पेस एंड साइंस एस्ट्रोनॉमी ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जो भी स्पेस साइंस को स्टडी करने के लिए कैपलर्स लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्लियर है गाइस। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जीके स्पेशल का PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे आने वाली शिफ्ट के लिए, ठीक है, और इसमें मेजरली वही टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो तुम्हारी पहले वाली शिफ्ट में आए हैं, आज की शिफ्ट में आए हैं और कल की शिफ्ट में भी। क्लियर है गाइज। सो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है गाइज।
थंकू।